जमशेद जी और उनके पुत्रों ने देश के औद्योगिकरण के दौरान जो धन अर्जित किया वो उन्होंने अपने आराम और विलासिता पर खर्च नहीं किया। इस धन का अधिकांश हिस्सा उन्होंने ट्रस्टों में लोगों के कल्याण हेतु रख दिया ताकि उसका उपयोग सिर्फ उन्हीं की भलाई के कार्यों हेतु किया जा सके। अपने लिए धन अर्जित करना और दूसरों के लिए अर्जित करना दोनों ही विपरीत ध्रुव हैं। लेकिन यहाँ जिक्र उस व्यावसायिक घराने का है कि जिसने तमाम संघर्ष, परेशानियां और खतरे मोल लेकर अपने देश के लिए धन अर्जित किया तथा उसे विविध तरीकों से देशवासियों की सेवा में खर्च करने के लिए तमाम ट्रस्टों का गठन किया और उन्हें कुशलतापूर्वक संचालित किया है। जमशेद जी के लोक कल्याणकारी कार्य। जमशेद जी टाटा ने सन 1870 के मध्य भारत में एक वस्त्र कारखाने की स्थापना से जिस ग्रुप की शुरुआत की थी, आज वो देश विदेश में विख्यात है। जमशेद जी की सोच और दूरदर्शिता से देश में वस्त्र उद्योग के साथ ही स्टील तथा ऊर्जा उद्योगों की कल्पना साकार हुई। उन्होंने तकनीकी शिक्षा की नींव डाली, लोक कल्याणकारी कार्यों की शुरुआत की और इस तरह भारत को 21वीं सदी के द्वार तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया। जमशेद जी की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र सर दोराबजी टाटा ने टाटा ग्रुप का कार्यभार संभाला और अपने छोटे भाई सर रतन टाटा, चचेरे रिश्तेदार आर.डी. टाटा तथा अन्य की सहायता से जमशेद जी के सपनों को साकार रूप दिया। ट्रस्टीशिप की भावना जमशेद जी और उनके पुत्रों के व्यवसाय का एक प्रकार से सह उत्पादन है, जिसके माध्यम से उन्हें देश की जरूरतों को पूरा करना था। उनकी विस्तृत वैचारिक सोच ने उन्हें अपने व्यावसायिक हितों से परे जाकर कुछ करने का विचार तथा उसे मूर्त रूप देने का संकल्प दिया। जमशेद जी में अपने देश को एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में विकसित करने की इच्छा कूट कूट कर भरी हुई थी। इसके साथ साथ अपने देश के नौजवानों को प्रशिक्षित करने का जज्बा भी। इस विचार के तहत उन्होंने सन 1892 से देश के योग्य नौजवानों को उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप देकर विदेश भेजना शुरू कर दिया। अब इंडियन सिविल सर्विस, आज के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के समतुल्य को अंग्रेजों ने भारतवासियों की भर्ती के लिए खोल दिया, तो उनकी ये दिली इच्छा थी कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय इसमें आए। अतः उन्होंने इसके लिए भी इच्छुक लोगों को स्कॉलरशिप देना शुरू किया। सन 1924 में एक सर्वे से ये स्पष्ट हुआ कि उस समय के प्रत्येक 5 भारतीय ICS में एक टाटा स्कॉलर था। JN टाटा इंडोमेंट फंड से लाभान्वित तत्कालीन कुछ लोगों में वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य JC कोयाजी, चीफ जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट BN राव, डॉक्टर जीवराज N मेहता, बाद में जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, डॉक्टर राजा रमन्ना, KR नारायणन, VV नार्लिकल, JV नार्लिकल आदि। जमशेद इस मामले में भाग्यशाली थे कि उनके पुत्रों में भी उनके जैसे संस्कार भरे थे। उनके छोटे पुत्र रतन टाटा बहुत ही दयालु तथा उदार हृदय थे और किसी भी व्यक्ति अथवा संस्थान को परेशानी में घिरा पाकर मदद को हमेशा तैयार रहते थे। राष्ट्रीय भावना उनके व्यक्तिगत विचारों के साथ एकाकार हो गई थी। वे विस्तृत एवं संतुलित विचारों के धनी व्यक्ति थे। दानशीलता या परोपकार तभी संभव है जब व्यक्ति के अंदर जज्बा हो और किसी विचार और कार्य से गहराई से जुड़ा हो। तभी वह उसके लिए समय देने के साथ साथ सहयोग करने और आर्थिक मदद हेतु तत्पर रहता है। अपने जीवन काल में सर रतन टाटा ने कई मामलों की पहचान की थी जहां उनके अनुसार सहयोग और मदद की दरकार थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने जून 1905 में पूना में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। उनका उद्देश्य था भारत के लिए स्वार्थ रहित बुद्धिमान कार्यकर्ताओं को तैयार करना, ऐसे कार्यकर्ता जो अपनी जिंदगी देश की सेवा में लगा सके। गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर उन्होंने ये संस्था को हर साल 10,000 रुपए की सहायता 10 वर्षों तक के लिए दी। यह राशि संस्था द्वारा समाज के कमजोर तबके के लोगों के कल्याण के लिए खर्च की जाती थी। इसी प्रकार महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने भरपूर मदद की। ये आंदोलन तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की रंगभेद नीति तथा भारतीय समुदाय के लोगों के साथ दुर्व्यवहार के मुद्दे को लेकर चलाया जा रहा था। अन्य राष्ट्रभक्तों की तरह सर रतन की नजर में भी यह एक जायज और सहयोग योग्य आंदोलन था। इसके खिलाफ ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन आंदोलन जोरों पर था। महात्मा गांधी द्वारा सहयोग की अपील पर सर रतन ने सन 1909 से 1913 तक 5 सालों में कुल मिलाकर 1.25 लाख रुपए की धनराशि किस्तों में गांधी जी को भेजी ताकि वे अपना आंदोलन जारी रख सकें।
गांधी जी ने सर रतन के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि उनके इस सहयोग से यह एहसास हुआ है कि भारत अब जाग गया है। उनकी यह मदद हमारे आंदोलन के लिए एक बड़ी ताकत सिद्ध होगी। सन 1912 में सर रतन टाटा ने लंदन विश्वविद्यालय को एक ऐसी पीठ स्थापित करने के लिए मदद का प्रस्ताव किया जो गरीबी के कारणों को खोजने तथा उन्हें दूर करने के सुझाव दे। विश्वविद्यालय द्वारा एक योजना प्रस्तुत की गई। सर रतन टाटा की उस पर स्वीकृति के बाद सन 1913 में एक चेयर की स्थापना की गई। सर रतन ने 1400 पाउंड सालाना इस परियोजना हेतु 3 वर्षों तक देना स्वीकार किया। सन 1916 में इसे अगले 5 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया। सर रतन टाटा की मृत्यु के बाद भी उनके नाम से बने ट्रस्ट ने इस पीठ को सन 1931 तक अनुदान जारी रखा। इन 19 वर्षों में विश्वविद्यालय के कई स्कॉलरों ने विभिन्न व्यवसायों में श्रमिकों की स्थिति पर अनुसंधान कार्य किया और उसे प्रकाशित कराया। आज सर रतन टाटा फाउंडेशन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक स्थायी संस्थान है। सर रतन ने पाटलिपुत्र के पुरातात्विक खनन की परियोजना को कार्य रूप देने के लिए सन 1913 से 1917 के बीच 75,000 रुपए का आर्थिक अनुदान दिया। इस खुदाई के फलस्वरूप कई पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं सामने आईं। प्राप्त वस्तुएं पटना के संग्रहालय में प्रदर्शित की गई हैं। यह उनका राष्ट्रीय गौरव को सम्मान लाने का असीम आग्रह था। सर रतन टाटा कला एवं संस्कृति के भी कद्रदान थे। वे एक उत्साही यात्री भी थे जिन्होंने देश विदेश में कई जगहों की यात्रा की थी। अपनी इन यात्राओं के दौरान उन्होंने कला और सांस्कृतिक महत्व की अनेक वस्तुएं अपने पास इकट्ठा की। सन 1919 में इस कलेक्शन की कीमत 5 लाख रुपए आंकी गई। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी वसीयत के अनुसार ये संपूर्ण संग्रह सन 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम को हस्तांतरित कर दिया गया, जहां ये आज भी प्रदर्शित हैं। ये तो सर रतन के सामाजिक सरोकारों की पूर्ति की एक बानगी भर है। अपने जीवन काल में उन्होंने परोपकार के अनेक कार्य किए। इनमें बाढ़, अकाल, अग्निकांड, भूकंप आदि आपदाओं के पीड़ितों को मदद तथा अस्पतालों, स्मारकों, स्कूलों और अन्य कई सामाजिक उपयोग के संस्थानों आदि को समय समय पर सहायता शामिल है। ट्रस्ट फंड का किस तरह उपयोग किया जाए, इस बारे में उनका दृष्टिकोण काफी स्पष्ट था। सन 1913 में उन्होंने इसकी एक रूपरेखा सामने रखी थी। उसके अनुसार शिक्षा, शिक्षण तथा उद्योग के सभी क्षेत्र इसके दायरे में थे तथा जन सामान्य के काम की सभी चीजें इसमें शामिल थीं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पूर्ति हेतु सक्षम और योग्य व्यक्तियों का मामले की तह तक जाने हेतु नियोजन इसकी एक अन्य विशिष्टता थी। इसके साथ ही वो किसी योजना और प्रयोग को तभी समर्थन देने के हामी थे जबकि उसके बारे में सावधानी पूर्वक सभी पक्षों पर विचार कर उसे तैयार किया गया हो।